हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये जो सिलेबस हम कवर करते हैं वो एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में आपको कवर करके वीडियो के फॉर्म में उपलब्ध करा रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और क्वालिटी कंटेंट के मामले में बहुत अच्छे होते हैं और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या होगा। तो हम पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में, कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो के अंदर एक कार्टून टाइप की फोटो लगी थी जिसमें यह पूछा गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, संघीय है, एकात्मक है या केंद्रीकृत है। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वाले वीडियो पर हम बात करेंगे। टॉपिक है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 संघवाद का। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में अगर आप देखें तो हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने में बड़ी मुश्किल आती थी। अगर आपको याद हो तो बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था, तो बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी की बात करी थी। यहाँ पर साझेदारी को लेकर बात हुई थी और इसने फिर आसानी से चीजों को संभाल लिया था। अगर आपको श्रीलंका याद होगा तो श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद के ऊपर गया था श्रीलंका, और फिर इसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, संभाल नहीं पाया था। जब इन दो छोटे छोटे देशों को इतनी समस्या हुई तो भारत तो काफी बड़ा देश है, बहुत विशाल मुल्क है, इसमें यह काम कितना मुश्किल होगा जहां बहुत सी भाषाएं हैं, कई प्रकार के धर्म है, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनको कैसे संभाला जाए। तो हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से हमने देश को संभाला है, क्या व्यवस्था अपनाई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे संविधान से। संविधान क्या है, तो भारत की एक ऐसी किताब जिसमें भारत के सभी कानूनों को लिख दिया गया है, बेसिक बातें लिख दी गई हैं कि देश कैसे चलेगा, कैसे चलाया जाएगा, सब कुछ लिख दिया गया है। तो ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखेंगे तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद हमको आज़ादी मिलती है, चाहे हम अपनी बात करें चाहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, तो आज़ादी हमको मिलती है 1947 में ना। 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, और आज़ादी मिली है तो उस टाइम पर अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए, मतलब उन्होंने अपने राज्य को भारत में विलय कर दिया, और इसके साथ क्या होता है, भारत एक राज्य बन जाता है, भारत एक देश बन जाता है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। अब संघ क्यों कर दिया, क्योंकि भारत में कई प्रकार के यूनियन ऑफ स्टेट इसको कहा गया है। अगर हम अंग्रेजी में लिख दें तो क्या कहते हैं इसको, यूनियन ऑफ स्टेट इसको कह दिया गया। क्या कह दिया गया, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ इसको कह दिया गया। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाया कि राज्यों का संघ है, क्योंकि इसमें कई सारे छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को विलय कर दिया था। संघ शब्द मतलब अगर आप देखें तो इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, उस व्यवस्था के आधार पर इसको गठित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, ऊपर मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उनको हम थोड़ा सा फिर से देखेंगे। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान की विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। अलग अलग जो प्रावधान है उनके ऊपर ये लागू होती हैं। जैसे आपने देखा था अलग अलग राज्य प्रांतों के बीच में बंटवारे को लेकर, ये सारी बातें भारतीय संविधान के अलग अलग प्रावधानों में लागू हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि एक हो गई हमारी केंद्र सरकार, इस केंद्र सरकार को आप कह देंगे राष्ट्रीय स्तर की सरकार, और एक हो गई हमारी राज्य सरकार, जिसको आप कह देंगे राज्य स्तर की सरकार। तो 2 स्तर की सरकारें यहां पर गठित की गई हैं, उनको बनाया गया है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान कर दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखिए, एक हो गई संघ सरकार जिसको आप केंद्र सरकार भी कहते हैं, एक हो गई राज्य सरकार जो कि राज्यों के लिए है। संघ सरकार पूरे देश के लिए है, पूरे संघ का प्रतिनिधित्व करेगी, देश की सरकार है, इसलिए इसको राष्ट्रीय सरकार भी कहेंगे। ये राज्य विशेष की सरकार है, इस कारण से इसको राज्य सरकार भी कहा जाता है। संघीय शासन में अगर आप देखें तो हमारे पास अब 3 स्तर की सरकारें हैं। केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को मिलेगी, कैसे, राष्ट्रीय स्तर पर आप इसको देख पाएंगे, साथ ही साथ आप पाएंगे, है ना, साथ ही साथ आप पाते हैं कि सरकार क्या है, पूरे संघ के लिए है, पूरे संघ या देश के लिए है।
दूसरी जिसको आप कहते हैं राज्य सरकार, तो ये राज्य सरकार आपको कहां देखने को मिलेगी, तो ये राज्य स्तर पर आप इसको पाते हैं। इसको कहां पाएंगे, राज्य स्तर पर इसको देखा जाएगा। ये मतलब क्या है, केवल राज्य स्तर पर, इससे इसका स्तर छोटा है। एक और सरकार आ गई जिसको आप कहते हैं पंचायत और नगर पालिकाएं, इनको स्थानीय सरकार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्थानीय सरकार कहते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं में अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। हर एक के, केंद्र के अलग हैं, राज्य के अलग हैं और पंचायतों के अलग हैं, अलग अलग तरीके से बांटा गया। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है और इन्हें कैसे किया गया है, 3 अनुसूचियों के द्वारा, है ना। 3 जो लिस्ट हैं उनके माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से इनको बांटा गया। जैसे 3 लिस्टें कौन सी आ जाएंगी, संघ सूची आ जाएगी, राज्य सूची आ जाएगी और समवर्ती सूची आ जाएगी। संघ सूची का मतलब क्या हो गया कि संघ का अधिकार होगा इस पर जो भी विषय दिए गए हैं, राज्य सूची पर राज्य का अधिकार होगा इस पर जो विषय दिए गए हैं। समवर्ती का मतलब क्या है कि दोनों का अधिकार होगा, राज्य का और केंद्र दोनों का अधिकार होगा, दोनों का होगा, लेकिन विवाद की स्थिति में बड़ा जो होगा वो माना जाएगा। बड़ा कौन है, विवाद की स्थिति में केंद्र मान्य होगा। केंद्र को क्या किया जाएगा, राइट फाइट माना जाएगा, इसकी जो चीजें हैं उसको सही माना जाएगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं संघ सूची को। तो संघ सूची क्या है, तो संघ सूची में अगर आप देखें तो इसमें प्रतिरक्षा जो डिफेंस है, विदेशी मामले जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। मतलब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि संघ सूची में हमेशा राष्ट्रीय महत्व के बड़े विषय ही शामिल किए जाएंगे। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है, एक तरह की नीतियां यहां पर लागू की जाती हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है, सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। अब आता है राज्य। राज्य सूची में आप देखेंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत आपको मिलेगा पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय डाले गए हैं। ये राज्य सूची में वर्णित है। इस पर कानून सिर्फ कौन बना सकता है, सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है, इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची जो है, अगर आप समवर्ती सूची को देखते हैं तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें शामिल किए गए, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझी दिलचस्पी है, दोनों के साझे इंटरेस्ट होते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को होता है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है, मान्य होता है, उसको ही मान्यता यहां पर दी जाती है। अब एक सवाल उठता है, जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा। कई ऐसे भी होंगे जो तीनों में नहीं आते होंगे, तो उनका क्या होगा। जैसे कि आप देखें कंप्यूटर बहुत बाद में आया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में होंगे, क्योंकि संविधान जब बनाया गया था तब तो कंप्यूटर था नहीं, सॉफ्टवेयर था नहीं, आईटी था नहीं, फेसबुक था नहीं, तो ये कहां जाएंगे। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी के बचे विषय जो हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं और ये बचे हुए विषयों को हम क्या कह देते हैं, इनको कहते हैं अपशिष्ट विषय। क्या कहा जाता है, अपशिष्ट या रेसिड्यूशरी सब्जेक्ट या रेसिड्यूशरी पावर कहलाते हैं। अपशिष्ट विषय वो किसके पास चले जाएंगे, केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे, तो उनको अपशिष्ट विषय कहा जाएगा। हमने देखा कि आपने देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं, है ना। कई सारे आपने देश देखे जो सबको साथ लेकर चलने की नीति बनाते हैं, लेकिन उसमें हर एक को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे अधिकांश राज्यों को, क्या कहेंगे, अधिकांश को बराबर है और कुछ को विशेष है। कुछ राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। कुछ राज्यों को क्या है, विशेष अधिकार, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगर आप 370 के तहत, अगर आपको याद होगा, आप जम्मू एंड कश्मीर का आपने मीडिया में खूब सुना होगा, तो ऐसे कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे आप देखें, अगर वर्तमान की बात करें तो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष लाभ उठाते हैं। वो प्रावधान क्या है, वो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किए गए हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी होते हैं, ताकि वहां की जो विविधता है उसको नुकसान ना पहुंचे। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। ऐसे खासतौर पर उन इकाइयों को दिए गए हैं जो बहुत छोटी हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन पाए हैं।
इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे आप चंडीगढ़ को ले लें, लक्षद्वीप को देख लें, या देश की जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली को ले लें, वो इसी तरीके की कोटि के अंतर्गत आते हैं, इसी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। इनको क्या कहा जाता है? संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं होते हैं। इनको क्या करते हैं? राज्यों वाले अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार चलवाएगी इनका शासन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात होता है। इसी तरीके से हम बंटवारा करते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची देखा तो हम बांटते हैं, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे राज्य, इनका शासन कौन चला रहा है? केंद्र सरकार चला रही है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है कि आप बहुत आसानी से यहां से वहां कर दें। दोनों जगह से आपको पास करवाना पड़ता है। अकेले संसद नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित करें बदलाव को, फिर उसके बाद राज्य उसको मंजूर करें, तब ये बदलाव हो पाता है। कितने राज्य करें? फिर कम से कम आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं उसको मंजूर करें, तब जाकर इस प्रकार के बदलाव हो पाते, नहीं तो नहीं हो पाते। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यायपालिका क्या है? अभिभावक के तौर पर, या हम कहते हैं संरक्षक के तौर पर काम करती है। संरक्षक के तौर पर काम करती है। कुछ अगर गड़बड़ होता है तो कौन बताती है? न्यायपालिका। क्या कानून सही है, क्या गलत है, कौन बताएगी? न्यायपालिका। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद होगा तो विवाद की हालात में फैसला कहां करना पड़ेगा? न्यायपालिका। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार होता है, ताकि वो अपने देश को, अपने राज्य को व्यवस्थित तरीके से चला सके। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना, उसके बारे में हमने बात करी कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसको देखा कैसे चलती है, स्तर भी देखे, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को भी देखा, विवाद की स्थिति भी देखी कि उस पर न्यायालय का योगदान होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि बंटवारा कैसे हुआ है, अलग अलग सूचियां देखी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को देखा। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने समझा कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, कैसे ताकत का या शक्ति का बंटवारा किया गया है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर समझा हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आप जो क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, इनके किसी भी वीडियो के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। वीडियो कहाँ देख सकते हैं? तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के, जैसे ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com, वहां पर भी देख सकते हैं। और हमारा एक ऐप भी है, इस ऐप के ऊपर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब जमकर शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, है ना। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, आप पे कोई डाउट है तो उनको पूछें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।